वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज हम लोग बात करेंगे। आज है 14 मार्च और 14 मार्च से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, कल का जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या होगा उसको पहले समझ लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस पर आज एक आपको ऐसे भी दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस पर निबंध भी आज आपको दे दिया जाएगा। फ्रेमिंग और प्रस्तावना आज दे दी जाएगी जिस पर आप लोग लिखेंगे और इसको जो है नेक्स्ट इसी सप्ताह संडे को पूरा कंप्लीट ऐसे आपको दिया जाएगा। कॉपी भी आपकी चेक की जाएगी। तो इस ये प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है। आपको सारे स्टेटमेंट बारी बारी से पढ़ने हैं। पहला है इसमें केवल, जहां भी केवल शब्द दिखे वो वहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, ठीक है ना। तो यही आपका बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो गया। तो ये तुरंत उत्तर टिक नहीं कर देना क्योंकि इसमें उपर्युक्त सभी भी है। तो आपको देखना है क्या दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। केवल अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल, यहां पर भी केवल है। हिंदू, एक, दो सिख, तीसरा बौद्ध, चौथा जैन, पांचवा ईसाई और छठा पारसी, ठीक है ना। तो 6 धर्मों को मैंने बताया था कि इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म को छोड़ करके, क्योंकि वहां पर क्या है, वो बहुमत में है, अल्पसंख्यक नहीं है, तो उनको जो है यहाँ पर नहीं रखा गया है। आपको याद रखना है कि इन 6 धर्मों को शामिल किया गया है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना। और इसे 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया, बिल्कुल सही है। यानी कि बी और सी सही है। आपको बताना है गलत कौन सा है, तो केवल एक गलत है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा ए। अब चुनावी बॉन्ड योजना पर आज हम लोग प्रश्न के लास्ट में इस इसके उत्तर को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, आज का प्रश्न हम पूछते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहे। कल आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद की स्थापना कहां पर की गई? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, भारत और कुवैत। आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 है, आज तीसरा दिन है दोस्तों। और आज का मुख्य परीक्षा, इसका जो है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही दोस्तों, आज के जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न है अ, वो है, क्या पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होनी चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ अपना उत्तर दें। लागू होनी चाहिए तो भी, नहीं होनी चाहिए तो भी, यह आपका अपना सब्जेक्टिव मैटर है। इस पर जो है आप बात करेंगे। अगर इधर कुछ न्यूज़ में है, जैसे कि आज हम देखेंगे कि एक न्यूज़ है कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है आज़ादी के बाद जिसने जो है समान नागरिक संहिता लागू की है, ठीक है ना। तो वहां से भी आप तर्क लेकर के इसको दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज में, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स के मुद्दों पर। करंट अफेयर्स के आज जो प्रमुख 7-8 मुद्दे हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही ये नोट्स जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा और आप जो है इससे जो है विभिन्न प्रकार के आप जो है डेली के अपने शॉर्ट नोट्स, हालांकि इस नोट से ही पूरा काम चल जाएगा, आप बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, उससे आप जुड़ सकते हैं। टाइम टेबल 120 दिनों का जिन लोगों के पास नहीं है वो टाइम टेबल यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। आपके व्हाट्सएप चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है हमारा अभियान सिविल सर्विसेज, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पे टाइम टेबल देखने से पहले हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपको 15 तारीख से सभी कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, जिसमें एस्से राइटिंग के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। एस्से राइटिंग का कोर्स कैसे चलेगा? एक हमारा आर के लिए समग्र बैच है, यानी कि 1899 इसकी फीस है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारी रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी हुई हैं और हम लोग मेमोरी बेस्ड जो है सेक्शन वाइज काम करेंगे, जिसमें जो है आपको हिंदी, जीएस, करंट अफेयर्स, एस्से राइटिंग, हिंदी कन्वेंशनल सभी आपको करा दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी कोर्सेज है दोस्तों, जैसे कि मिशन सचिवालय बैच है एक हमारा प्रीलिम्स का, जो कि मात्र 999 का है। इससे आप जुड़ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारा रामबाण बैच है प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीएससी के लिए, मात्र 1099 में। और लेखनी बैच है जो कि आज से शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको पहला निबंध आज मिल जाएगा। 18 निबंध की ये श्रृंखला है। वीकली 2 ऐसे आपको कराए जाएंगे। कॉपी आपकी सारी चेक की जाएगी, यानी कि 18 ऐसे की कॉपी आपकी चेक की जाएगी। इसमें आप जो है 45 प्लस एक्स्ट्रा ऐसे भी आपको मिलेंगे। जो अपडेटेड ऐसे होंगे, एग्जाम जब भी होगा आपको कराया जाएगा। इसकी फीस मात्र 1299 है।
केवल आप एसए का लेंगे तो आप 999 में एसए की जो है बैच ले सकते हैं। सुधार बैच है एक दोस्तों डेली आंसर राइटिंग का, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के आपके प्रतिदिन एक प्रश्न मिल ही रहे हैं। एक प्रश्न आपको जीएस से भी मिलेगा, यानी कि लगभग 220 प्रश्नों पर ये प्रतिदिन आपको अध्ययन कराया जाएगा। इसकी फीस मात्र 1599 है। और साथ ही दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की जो है डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास के साथ-साथ आपको वीकली, मंथली भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जाती है, जिसकी फीस 299। और यहाँ पर जो है यूपी पीसीएस समर्थ बैच भी है, जो कि कंप्लीट आपकी जीएस 1 2 3 4 5 6 के साथ-साथ आंसर राइटिंग, आपके जीएस के सारे पोर्शन, करंट अफेयर्स, एसे राइटिंग, हिंदी कन्वेंशनल सभी यहाँ पर कंप्लीट कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये 120 दिन की पूरी एक सीरीज़ है, जिसके माध्यम से 15 से यानी कि कल से हमारे बैच जो है शुरू हो रहे हैं। इससे आप जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री बैच का लिंक दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है दोस्तों 14 मार्च की करंट अफेयर्स में कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक जो है 2024 राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई है। इसमें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को 13 मार्च 2024 को मंजूरी दे दी, यानी कि कल ही मंजूरी दी है। उत्तराखंड विधेयक यानी कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है उत्तराखंड ने। तो धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यूनिवर्सल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो गोवा है। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के कानून बनने से प्रदेश में भरण पोषण, गोद लेने, उत्तराधिकार, जितने भी सिविल मैटर होते हैं, विवाह विच्छेद, पर्सनल मैटर होते हैं, वो जैसे सभी मामले में कोई भेदभाव नहीं करते हुए, कोई धार्मिक प्रोविज़न न करते हुए उस सभी के लिए एक कानून होंगे। यानी कि डाइवोर्स का मामला हो, विवाह विच्छेद जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, या गोद लेने का मामला हो, एंसेस्टर का मामला हो, उत्तराधिकार जो है वो उसका मामला हो, और जो लालन पालन का मामला है, यानी कि व्यक्तिगत जो कानून हैं वो सभी के लिए बराबर हो जाएंगे। चलिए अगली हम परियोजना देखेंगे दोस्तों। एक दूसरी देखेंगे, अगला न्यूज़ हम देखेंगे दूसरा, जो कि दिल्ली मेट्रो परियोजना है 4.0। यानी कि दिल्ली मेट्रो अभी तक भारत की सबसे बेहतरीन परियोजनाओं में से एक रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो कम करने में सबसे ज़्यादा सहयोगी रही है। तो दोस्तों इसका चौथा चरण जो है शुरू हुआ है। इसको मंजूरी कल जो है अनुराग ठाकुर जी ने इसको मंजूरी दी, और ये दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की मंजूरी के साथ ही अब ये जो है भारत की सबसे बड़ी मेट्रो चेन परियोजना भी हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे कि 8,000 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसमें सहयोगी रहेंगी। यानी कि ये फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी करेगी। राज्य सरकार के बहुत सारे लैंड आदि के मामले भी होते हैं, हालांकि लैंड जो है केंद्र के अंतर्गत होता है, फिर भी बहुत सारी फंडिंग जो है राज्य सरकार को भी करनी होती है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो लोनिंग आदि का काम करती हैं। दोस्तों ये दो परियोजनाएं हैं, आप देखेंगे पहली जो है वो लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक परियोजना है, और दूसरी जो है वो इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ जो है ये कनेक्टिंग परियोजना होगी। तो दोस्तों ये देखिए अब ये जो परियोजनाएं बनेंगी ना, तो ये एक दूसरे जो बहुत सारी रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, मैजेंटा, वो सभी लाइनों को कनेक्ट कौन-कौन सी करेंगी। अब देखिए जैसे लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक परियोजना है जो, वो 8.3 किलोमीटर की है, इसमें 8 स्टेशन होंगे। यह सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वायलेट लाइनों को जोड़ेगी। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ जो है वो 12 किलोमीटर है, और इसमें जो है 10 स्टेशन जो है इसमें शामिल होते हैं, जिसमें रेड, येलो, मैजेंटा, वायलेट, ब्लू और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनों के साथ-साथ इंटरचेंज की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं चौथे चरण के अंतर्गत कुल 65 किलोमीटर का नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, जिसमें 2 ब्लॉक जो है डेवलप किए जाएंगे, एक लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक, और साथ ही इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ जो है वो 12 किलोमीटर, जिसमें 10 स्टेशन होंगे। ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे। 2026 तक ये पूरी परियोजना हो जाएगी। 2026 तक ये पूरी परियोजना के बाद जो है, अगर पूरी हो जाती है तो हम इस पे जो है एक बड़ी बात जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अगली न्यूज़ पे
अगली न्यूज़ जो है वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा जो है वो 2024 समाप्त हुई है आज, यानी कि कल 13 मार्च को। जो कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा जो है इसमें क्या-क्या मुख्य प्रावधान है, कौन-कौन से समझौते हुए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस एरिया में मॉरिशस पड़ता है, ठीक है ना? मॉरिशस जो है वो मॉरिशस किस एरिया में पड़ता है, कौन से सी में पड़ता है, पैसिफिक में, अटलांटिक में, इंडियन ओशन में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कुछ प्रश्न मैं पूछा करूं तो वो आपके उत्तर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। राष्ट्रपति की 3 दिवसीय जो है वो यात्रा जो है 11 से 13 मार्च जो है वह कहाँ पर हुई, ये मॉरिशस में हुई। मॉरिशस यहाँ पर कुछ विभिन्न हस्ताक्षर हुए जिसमें 4 जो है समझौते प्रमुख रहे, ठीक है ना? 4 समझौते प्रमुख हैं जिसमें मॉरिशस लोक सेवा आयोग और भारत का आपका यूपीएससी के बीच जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें यहाँ की कार्यप्रणाली दोनों के बीच जो है एक कोऑर्डिनेशन होगा। दोनों देशों के बीच जो है दोहरा कराधान जो है वो डबल टैक्सेशन का समझौते में संशोधन हुआ है। तीसरा है कि गिफ्ट सिटी जो गुजरात की है उसमें और मॉरिशस वित्तीय सेवा आयोग के मध्य जो है वो समझौता हुआ है। साथ ही जो भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो है यानी कि सीबीआई और मॉरिशस की भ्रष्टाचार वित्तीय अपराध आयोग के मध्य एक समझौता हुआ है। तो ये 4 समझौते जो है प्रमुख हुए हैं और भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं। उन कार्यक्रमों में जो है जैसे 14 अन्य छोटी परियोजनाओं पर भी समझौता हुआ है। भारत द्वारा वित्त पोषित नई फॉरेंसिक प्रयोगशाला की आधारशिला भी उन्होंने रखी थी। मॉरिशस भारत की पड़ोस प्रथम नीति, सागर पहल और अफ्रीकी देशों के संपर्क अभियान में सहयोगी है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप नाम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपुन। तो ये सभी जो हैं भारत के स्पेशली पूर्वांचल के लोग जो हैं वहाँ पर विस्थापित हुए हैं और वहाँ पर एक प्रथा हुआ करती थी जिसमें यहाँ के मजदूरों को ले जाया करता था। उस प्रथा का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आपको। प्रविंद कुमार जुगनौथ जो है, जगन्नाथ को प्रविंद कुमार जुगनौथ कर दिया गया है। ये हिंदी आप समझ सकते हैं कि भारत के लोगों का प्रभाव वहाँ पर कितना है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारतीय दोनों ही मूल के हैं। साथ ही जो है राजधानी इसकी पोर्ट लुइस है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है गृह और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं उन्होंने एक घोषणा की है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इसकी डेट आप याद रखिएगा। हैदराबाद जो है वो कैसे आज़ाद हुआ था दोस्तों, उसको पाकिस्तान में शामिल करने की मांग चल रही थी निज़ाम द्वारा। निज़ाम के विरुद्ध जो है बहुत सारे लोग हथियारबंद और अन्य तरीके से खड़े हुए जो विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण और तो उसमें बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हताहत हुए थे। उनकी याद में निज़ाम शासन से मुक्ति के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। मतलब मुक्ति आंदोलन के उपलक्ष्य में हैदराबाद मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, इंडियाज़ टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत। अभी देखिए इंडिया जो है इंडियाज़ टेकेड टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत। चिप्स का मतलब ये खाने वाला चिप्स नहीं है। आपकी मोबाइल और अन्य एसेसरीज में जो डायोड ट्रायोड यूज़ होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेमीकंडक्टर जो है एक बड़ा इशू है भारत के लिए, क्योंकि यह भारत जो है विभिन्न ताइवान, चीन आदि देशों से क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब इसके लिए जो है 13 मार्च को 3 बड़ी परियोजनाएं लगभग 1.25 लाख करोड़, ठीक है ना, एक सवा करोड़, सवा लाख करोड़, ठीक है ना, की परियोजना जो है ये शुरू हो रही है। जिसमें 3 परियोजनाएं हैं गुजरात के धोलेरा में। अब गुजरात का जो धोलेरा है उसमें आप ध्यान क्या रखेंगे कि आपको जो गुजरात का धोलेरा है इसमें जो है विशेष निवेश क्षेत्र और इसमें जो है टेस्टिंग जोन जो है OSAT, जैसे कि गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी दी गई है, गुजरात के साणंद में OSAT जो है वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ दी गई है, वैसे ही असम के मोरेगांव में। ये 3 हैं, तीनों का नाम आपको याद रखना है। अगली अगली न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सभी को पता है योग दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आज से 100 दिन, कल से यानी कि 13 मार्च से 100 दिन का एक काउंटडाउन शुरू हुआ है जिसके लिए
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसमें इस बार की थीम घोषित की गई। इस बार की थीम क्या होगी? महिला सशक्तिकरण के लिए योग, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट को फोकस करते हुए इस बार की जो है योग दिवस की थीम रहेगी विमेन, यानी कि योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट। आप याद रखेंगे, योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, विमेन एम्पावरमेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगली जो न्यूज़ है, आज की अंतिम न्यूज़ है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स के माध्यम से भी इसको, इस पूरी क्लास को जो है आप जो है बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की एरिस्मस पुरस्कार 2024। भारतीय मूल के एक लेखक हैं अमिताव घोष। अमिताव घोष को नीदरलैंड आधारित एक प्रीमियम एरिस्मेनस फाउंडेशन है, जिसके द्वारा जो है एरिस्मस पुरस्कार दिया गया है 2024 का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कुल 7 न्यूज़ आज के लिए इम्पोर्टेंट थी। और इनके साथ ही दोस्तों, आज का जो हमने प्रश्न दिया था, चुनावी बॉन्ड योजना, इस पर जो है कल का प्रश्न हमने दिया था, तो इस पर एक थोड़ा सा अप्रोच आप डेवलप करेंगे। देखिए, जो लोग भी अभी बिल्कुल ज़ीरो से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो लोग अभी भी शुरू कर चुके हैं या बहुत एडवांस लेवल पे लिख रहे हैं, उनके लिए भी ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है। अभी आपसे सिंपली पूछा गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है ना? तो अगर देखिए एनालिसिस करनी है तो चुनौतियाँ निष्कर्ष देंगे, लेकिन चुनौतियों के को आपको देना भी होता है। अगर टिप्पणी भी करनी है तो कुछ चैलेंजेस आपको बताने होते हैं, ठीक है ना? प्रोज एंड कॉन्स जो है अगर आपसे एनालिसिस पूछा जाए तभी उसमें करना है, लेकिन टिप्पणी में भी कुछ 1-2 पॉइंट अगर आप हम दे देंगे, तो इसके बारे में जो चर्चा चल रही है इस समय, आप जान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है कल यानी कि 15 मार्च को आपके वेबसाइट पर, यानी कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पूरी तरीके से डिस्क्लोज करेगा आज के, मतलब कि जितने भी आपके डेटा आए, लगभग 12,000 करोड़ का जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई है, एसबीआई की एक योजना है चुनावी बॉन्ड योजना, उसके थ्रू लगभग 6,500 कुछ करोड़ रुपए जो है सीधे जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है उसको मिले हैं। इसके क्या मायने हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या है ये चुनावी बॉन्ड योजना, इसके बारे में अगर आप एक अप्रोच बनाएं प्रश्न लिखने की, तो आपके लिए सिंपल अप्रोच ये है कि चुनावी बॉन्ड योजना क्या है। अगर आप शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, मैं उदाहरण देके आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे। अब इस तरीके से लगभग 200, 100, 150 टॉपिक पर आपके अगर फ्रेमिंग हो गई ना, तो और उस पे अंडरस्टैंडिंग है ही। बहुत सारे न्यूज़पेपर आज देख रहे हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, इन सभी में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हैं चुनावी बॉन्ड योजना के पक्ष में भी, विपक्ष में भी। सरकार की तरफ से क्या उसके मायने हैं, क्यों इसको लाया गया था, क्या सरकार का वो था, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश रहा, उस निर्देश के बाद इसकी स्थिति क्या होगी, क्या सभी के जो डोनर हैं उनके नाम डिस्क्लोज करना सही रहेगा। इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से समझेंगे। अब इसको और भी इनरिच करने के लिए आप, बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं आपके पास, आप तर्क दे सकते हैं कि आपके पास पूरा निबंध इस पर लिखने का मैटर है, लेकिन अब 200 शब्दों में इसको कैसे संवारना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो समझेंगे कि चुनावी बॉन्ड योजना है क्या, चुनावी बॉन्ड क्या है, कब से लागू हुआ है, कितने मूल्य का चुनावी बॉन्ड हम खरीद सकते हैं, जारी कौन करेगा, खरीदार कौन होगा, योग्य पार्टी कौन होगी। तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने हैं। साथ ही चुनाव बॉन्ड, दूसरा जो पैरा रहेगा हमारा, चुनावी बॉन्ड लाने के पीछे सरकार का तर्क क्या था जिससे कि लाया गया और इसको एक वैलिडिटी मिली। तीसरा क्या है कि उच्चतम न्यायालय का निर्देश अभी जो हाल ही में आया है वो क्या है, 5 जजों की खंडपीठ, जो हमारे माननीय DY चंद्रचूड़ जी, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, उनके बारे में आप बात करेंगे। साथ ही आप बात करेंगे चुनौतियां क्या क्या हैं और निष्कर्ष। ये इन अगर 5 बिंदुओं पर आप अपनी पकड़ बना लें, तो चुनावी बॉन्ड योजना से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर इन फ्यूचर आता है, तो हम उसको लिखने में बड़े ही सक्षम महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये प्रतिदिन की एक छोटी मेहनत जो है वो आपको सफल बनाने में सहयोग करती है। कोशिश मेरी होगी कि पर डे आपको एक
अच्छी एनालिसिस दी जाए, एक अच्छा जो है फ्रेमिंग दी जाए, जिससे कि आप प्रश्नों को लिखने की समझ डेवलप कर सके, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विशेषकर। तो इसकी शुरुआत आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जो कि एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है, कि खरीदारों की सूची चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। 13 तारीख तक जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि आप जो है उसकी फंडिंग की पूरी डिटेल जो है सार्वजनिक करेंगे, तो जिसमें डिटेल आ गई है लगभग 12,000 करोड़ का जो है एक फंड आया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्लोज हो गया है। 15 मार्च को पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन का, यानी कि चुनाव आयोग को यह लिस्ट 15 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी है, शाम 5 बजे तक, यानी कि 5 PM पर आपको सभी डिटेल जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये निर्देश था। अब ये निर्देश क्यों दिया गया है दोस्तों, ये स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। 2018 में लागू, अरे देखिए 2017 में स्कीम प्रपोज हुई थी, लेकिन इसको लागू किया गया था एक फाइनेंस वित्त विधेयक के द्वारा, यानी कि फाइनेंस बिल एक लाया गया था, जिसके माध्यम से ये इस विधेयक को सहमति मिली और 2018 में इसे लागू किया गया, जो कि किसी व्यक्ति और संस्था, देखिए दो तरीके के लोग इसमें डोनर बन सकते हैं। एक तो कॉर्पोरेट है, जो कि एंटिटी के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में आएगा, और चाहे कोई पर्सनल व्यक्ति भी ले सकता है। उसकी केवाईसी बैंक के पास होगी, बैंक जानेगा कि कौन पैसा दे रहा है, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा पार्टियों को, ठीक है ना। जो कि किसी व्यक्ति और संस्था द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी, अब राजनीतिक पार्टी जैसे ही आप लिखे ना, तो रजिस्टर्ड जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। बिना रजिस्टर्ड पार्टी के नहीं करना है, वो भी खास करके 1% का जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है, जिनका 1% का वो होता है पोल आदि, उसके लिए को एनानिमस डोनेशन देने का प्रावधान करता है। एनानिमस डोनेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके एड्रेस को, आपके आइडेंटिटी को बैंक तक ही सीमित रखा जाएगा, राजनीतिक पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, जिसका मानना था कि इसमें जो है एक ब्लैक मनी कम होगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। वो एनालिसिस डोनेशन देने का प्रावधान करता है। यह बॉन्ड जो है 1,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है, जिसको कोई भी व्यक्ति या संस्था खरीद सकती है, कोई कंपनी खरीद सकती है, ठीक है ना। अब चुनावी बॉन्ड जो लाया गया था, उसके पीछे सरकार का मकसद क्या था, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हमें समझना है। चुनावी बॉन्ड लाने के पीछे सरकार का जो तर्क था ये, कि पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाना है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल फंडिंग करना चाहता है। अच्छा, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, इससे पहले क्या होता था कि एक होता है कंपनी एक्ट था ना, 2013, 2013 के तहत जो है, जो भी ऐसी व्यक्ति तो दे ही नहीं सकता था डोनेशन, देता था तो उसको बताना पड़ता था कि कौन किसको दे रहा है, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसमें क्या है कि जो ऐसी कंपनी जो लगातार प्रॉफिट में रही हो और 7.5% की प्रॉफिट लगातार मेंटेन की हो, उसके बाद वो एलिजिबल होती थी, क्या है, फंडिंग के लिए, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से ये क्लॉज जो है लगभग हटा दिया गया। जो कंपनी एक्ट है 2013 में, अगर ऐसा कोई प्रावधान लाया गया, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबल हो चाहे ना हो, लेकिन आप डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारी समस्या आएगी कि भाई शेल कंपनियां भी डोनेट करेंगी, पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता। अब लेकिन सरकार का पक्ष पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। सरकार, यानी कि जो वर्तमान सरकार जो है, वो क्या चाहती थी, क्यों लाई थी ये जो आपका ये चुनावी बॉन्ड। पॉलिटिकल फंडिंग में उन्होंने बोला था कि भाई ट्रांसपेरेंसी होगी, आप जो है पैसा देंगे और उस पैसे के यूज को भी आपको इलेक्शन कमीशन को बताना होगा। दानकर्ता की आइडेंटिटी की सुरक्षा थी, कि भाई हम बताएंगे नहीं, हम मान लीजिए कि कांग्रेस को भी फंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमने भाई 1 करोड़ रुपए जो है कांग्रेस को फंड कर दिए। हमारी कोई और पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो इसको भी हम 1 करोड़ रुपए फंड कर दिए, ठीक है ना। हमारी पार्टी बीजेपी सत्ता में है भाई, तो बीजेपी सत्ता में है, तो भाई हम डर के मारे इसको 2 करोड़ रुपए फंड करेंगे। यानी कि हम तीनों को भी कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना। 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड ले लेंगे और किसी और के माध्यम से 2 पर्सन के द्वारा दिला देंगे। तो ये समस्या थी कि दानकर्ता की आइडेंटिटी जो है वो क्या थी, ये सुरक्षित थी, इस वजह से लोग खुले तौर पर दान कर सकते थे, डोनेट कर सकते थे। फंडिंग के दुरुपयोग को कम करा, यानी कि फंडिंग जो होगी उसका हिसाब किताब भी आपको इलेक्शन कमीशन को देना होगा, इसलिए फंडिंग के दुरुपयोग की भी कमी इसमें एक तर्क था।
राजनीतिक उत्तरदायित्व होगा, पॉलिटिकल एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी, और साथ ही साथ राजनीतिक फंडिंग में काले धन को कम किया जाएगा, क्योंकि जो लोग भी, अगर बैंक के पास आपका ब्यौरा है तो आप ब्लैक मनी जो है डोनेट नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको व्हाइट मनी ही देनी होगी। ठीक है ना? तो ये कुछ तर्क थे, लेकिन बाद में जो है कई सारी विसंगतियां सामने आ सकती थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर जो है एक केस किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के माध्यम से या अन्य माध्यम से सुनवाई की, और जिस पर निर्देश दिए कि भाई आप सबके नाम सार्वजनिक करिए। अब आगे चुनौतियां क्या आएंगी? चुनौतियां मैंने जैसा कि बताया कि मैं कोई ए पर्सन हूं और मैं तीनों पार्टियों को फंड करना चाहता हूं, ठीक है ना? तो मेरा नाम नहीं है, लेकिन हमने सबसे संबंध बनाया है, भाई हमको सबको फंड करना है। एक बिजनेसमैन वही सोचता है कि उसका राजनीति में सभी जगह पकड़ हो। अगर केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो हाँ, हो सकता है कि भाई हम दिल्ली में रहने वाले हैं, तो दिल्ली के लोग जो है आम आदमी पार्टी को भी फंड करेंगे, बीजेपी को भी फंड करेंगे। आप अन्य किसी राज्य में हैं जहाँ पर कांग्रेस, कर्नाटक में मान लीजिए, तो वहाँ हम कर्नाटक के हैं नागरिक, तो हम भाई कांग्रेस को भी करेंगे, बीजेपी को भी करेंगे। अगर ये बातें डिस्क्लोज हो गई, लोगों को पता चल गया कि हम दोनों जगह फंडिंग कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत लेवल पर, कंपनी के लेवल पर समस्या क्रिएट हो सकती है। चुनौतियां हैं इसकी। अगर नाम, लेकिन नाम छुपाना भी एक तरीके से क्या है, अपराध है। तो आप दोनों पक्षों को लिखेंगे कि ये समस्या आ सकती है, लेकिन पारदर्शिता, ये मनुष्य जो भी हम भारत के नागरिक हैं, ये हमें अधिकार है कि हमारा पैसा जो है किस प्रकार से यूज हो रहा है। भले आप पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातें जो है, आपके जो फंड हैं वो कहाँ किस प्रकार से यूज हो रहे हैं, कौन किसको फंड कर रहा है, ये जानने का भी अधिकार है आपको। इसको जो है छुपाया नहीं जा सकता। तो एक प्रकार से इसका डिस्क्लोजर भी आवश्यक है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां पहली तो यही हो जाएंगी कि भाई लोग फंडिंग क्यों करेंगे फिर? अगर किसी एक पार्टी को वो फंड कर रहे हैं, तो उससे जो है अन्य पार्टी जो है अपना दुश्मन मान लेगी, तो हम फंडिंग करना कम कर देंगे। हम जो है अपने व्हाइट मनी को किस पार्टी को दे रहे हैं, उससे हमें कोई संबंध बनाना है, किसी भी प्रकार का काम कराना है, तो भी एक प्रकार से एक टूल के रूप में देखा जा सकता है, ये घूस के रूप में भी देखा जा सकता है कि भाई कोई जो है सरकार के पक्ष में आपके अपना जो है कोई काम करा ले, उसके लिए फंडिंग कर रहा है, बता के फंडिंग कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है समस्याएं आएंगी। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, उसका डिस्क्लोजर आवश्यक है। पारदर्शिता के लिए कौन किसको कितना फंड कर रहा है, जनता को जानना आवश्यक है, इसलिए यह डिस्क्लोजर भी आवश्यक था। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में आप अपना पक्ष माननीय न्यायालय के निर्णय को ही ध्यान में रखते हुए देंगे। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। एक बार फिर से हम लोग आज के प्रश्न पे बात कर लेते हैं दोस्तों। आज दो प्रश्न आपको दिए गए, एक मुख्य परीक्षा का और एक प्रारंभिक परीक्षा का। क्या पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ अपना उत्तर दें, और हाल ही में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, भारत और कुवैत। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट करें। आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है उसका भी उत्तर जरूर दिया करें। बहुत सारे लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आप जो है ये सीरीज चलती रहेगी, 100 दिन 150 दिन, तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।